विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? प्लीज से यस और नो. ओके. ओके. सो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? अच्छा, चैट आप लोगों में से किसी को पता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? आप में से जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, किसी को पता है? हाँ, तो बताओ क्या होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर? किसको बोलते हैं हम? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किसको बोलते हैं? एक एग्जाम्पल के साथ बताओ. ओके, मैं बताती हूँ क्या होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. 1, 3 इसका क्या मतलब हुआ बेटा? ये समझ में नहीं आया. आप 1 की पावर 3 बोल रहे हो क्या? ओके. देखो, किसी भी नंबर के डिजिट्स के क्यूब का सम नहीं बेटा, क्यूब का सम नहीं होगा. बताती हूँ कैसे होता है. आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किसको बोलते हैं बताती हूँ. ठीक है, देखो. मैं अपना स्क्रीन. इसके अलावा किसी बच्चे का और भी कोई क्वेश्चन है तो वो चैट पे टाइप कर दो. ठीक है. ओके, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या, इसको समझते हैं पहले और फिर हम इसका कोड बनाते हैं किस तरह से बनेगा. तो सबसे पहले कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं, ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे एक नंबर हम रैंडमली उठाते हैं 153. पहले आप क्या करो, 1 को अलग करो, 5 को अलग करो, 3 को अलग करो. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3. मतलब आप तीनों डिजिट्स को पहले अलग अलग कर दो. ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, इनकी पावर वो निकालो जितनी इसकी लेंथ है. अब इसकी लेंथ क्या है, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 3. तो आप निकालोगे 1 की पावर 3, फिर आप निकालोगे 5 की पावर 3, फिर आप निकालोगे 3 की पावर 3. ठीक है, पावर क्यूब नहीं होगा हमेशा. पावर वो होगा जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. जैसे अभी नंबर ऑफ डिजिट्स इस केस में क्या है, इस केस में है 3. तो आप पहले हर एक को स्प्लिट करो, 1 को अलग करो, 5 को अलग करो, 3 को अलग करो, और फिर सब में पावर लगा दो 3. 3 मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन दैट नंबर. और फिर आप क्या करो, जब ये सब हो जाए तो आप इन सबको जोड़ दो. ठीक है, आप क्या करो, इनको जोड़ दो. अब इनको जोड़ने के बाद, जैसे 1 की पावर 3 1 होता है, 5 की पावर 3 होता है 125, और 3 की पावर 3 होता है 27. तो अगर आप इन्हें जोड़ोगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 153, विच इज इक्वल टू आर ओरिजिनल नंबर. हमारा ओरिजिनल नंबर यही था. तो अगर मेरा ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो नंबर, जो रिजल्ट आ रहा है, वो ओरिजिनल नंबर के बराबर है, तो मैं उसको बोलूंगी ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है. ठीक है, अब आप लोग मेरे को ये चेक करके बताओ, 1704 क्या ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं? चेक करके बताओ फटाफट. क्या 1704 या 1740 क्या ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है? चेक करके बताओ फटाफट, चैट पे लिखो. 1740 सब लोग चैट पे बताओ. हाँ आदर्श बेटा, मैं देख रही हूँ क्वेश्चन. ठीक है, मैं अभी देख रही हूँ, मैं अभी इसको भी सॉल्व करती हूँ कैसे होगा ये. ओके, सब लोग बताइए प्लीज.
क्या 1740 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं? नो, नहीं है। वेरी गुड। अब आप जरा चेक करो, अब आप चेक करो 1634, इसको चेक करो एक बार। 1634 क्या ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है? चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया। अब इस तरीके को हम कोड में कैसे लिखेंगे अभी हम ये समझेंगे। पहले इतना करो, क्या 1634 हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है? नहीं है? पक्का? ध्यान से देखो, है। सही से कैलकुलेशन करो। 1634 है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, एक बार दोबारा से कैलकुलेशन करना। ठीक है। तो अब आता है कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से करेंगे, है ना? अब आपको क्या करना है, पावर 4 करनी थी इस केस में। इस केस में आपको क्या करनी थी, पावर 4, है ना? यानी आपको करना था 1 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4। 4 क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 4। फिर आपको 3 की पावर 4 करना था और फिर आपको 4 की पावर 4 करना था। ठीक है, और फिर इसका जो भी आंसर है वो हमारा क्या आ जाता है, 1634। करके देख लेना, ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो अब हम चाह रहे हैं कि हम कोई भी नंबर डालें, चाहे वो 3 डिजिट है, चाहे वो 4 डिजिट है, चाहे वो 5 डिजिट है। हम कोई सा भी नंबर डालें, वो हमें बता दे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो। सबसे पहले हम यूजर को बोलेंगे एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। ठीक है, और वो नंबर हम मान लो नम नाम के वेरिएबल में ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, यहाँ पे बेटा मेरे को ना स्ट्रिंग ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो 153 डाला मैंने, तो मुझे 1 अलग करना पड़ेगा, 5 अलग करना पड़ेगा, 3 अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ना स्ट्रिंग फॉर्मेट में लूंगी। उसका रीजन क्या है कि मुझे इस पे ना स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 153 डाला तो मुझे आंसर चाहिए 153। तो अगर मैं स्ट्रिंग लूंगी तो मैं स्ट्रिंग पे लूप चला सकती हूँ, है ना? अगर आपके पास इंटीजर नंबर है, मान लो आपके पास अगर इंटीजर है, तो आप उसे कैलकुलेशन के टाइम पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना। उसका रीजन ये है कि हम इंटीजर को इटरेट नहीं कर सकते। जैसे ये इंटीजर है ना 1634, ये पूरा नंबर माना जाएगा, आप इसे इटरेट नहीं कर सकते। आप इसे 1634 नहीं बना सकते। आप इंटीजर पे लूप नहीं चला सकते, बट आप एक स्ट्रिंग पे लूप चला सकते हो। तो अब अगर मैं आई लिखूंगी तो देखो मेरे डिजिट स्प्लिट होके मुझे मिल जाएंगे। देखो, तो अगर मैंने एक नंबर डाला 153, तो अब मेरे को 1 अलग मिल गया, 5 अलग मिल गया, 3 अलग मिल गया। मुझे यही तो चाहिए था। तो मुझे अलग करना था ना सबसे पहले। तो फिर अलग करने के बाद मुझे क्या करना था, इनकी पावर निकालनी थी। इनकी पावर क्या निकालनी थी, इनकी पावर निकालनी थी जो भी इसकी लेंथ है। ठीक है, मैं इसको वापस से पहले जैसा कर देती हूँ कि अब मैं जो भी नंबर डाल रही हूँ, पहले मैंने उस पर लूप चलाया, मैंने देख लिया ये नंबर स्प्लिट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसकी पावर निकालनी है। मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखूं, पावर, पावर क्या आना चाहिए, बताओ प्लीज। आप लोग चैट पे बताओ पावर क्या आनी चाहिए। मैम लेंथ ऑफ नम। वेरी गुड, वेरी गुड, लेंथ ऑफ नम, वेरी गुड। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक वेरिएबल में इसे स्टोर करा लेते हैं। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो और आप एक वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हो। ठीक है, तो अब अगर मैंने इतना लिखा तो ये क्या करेगा, सबकी पावर कैलकुलेट करके मुझे प्रिंट कर देगा। तो जैसे 153 है, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, ओ सॉरी, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। एक मिनट, पावर है ना ये। अच्छा हाँ, अब देखो यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि एल तो मेरा इंटीजर है, लेंथ जो है वो मेरा इंटीजर है, बट जो आई है, आई मेरा क्या है, एक कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है। देख रहे हो, मैंने इसे इंट में नहीं लिया। तो जब मुझे अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है तो मुझे इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में, तभी मैं इसकी पावर निकाल पाऊंगी। तो अब देखो 1 की पावर क्यू, 1 की पावर 3, जैसे मान लो मैंने 153 डाला, तो 1 की पावर 3 1 आ गया,
5 की पावर 3 आ गया 125, 3 की पावर 3 आ गया 27, यहाँ तक हमारा काम हो गया। बट हमें क्या करना था, हमें इन्हें जोड़ना है, हमें इन्हें प्रिंट नहीं कराना, हमें इन्हें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए कैसे जोड़ते हैं, पहले हम एक सम वेरिएबल लेते हैं शुरू में जो 0 है, फिर हम लिखते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस ये वाला पोर्शन। मतलब हमें ये सारे के सारे नंबर्स जोड़ते ही जाने हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाला पोर्शन निकालेंगे क्यूब, और फिर हम इन्हें एक साथ जोड़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले आया 1, तो 1 जुड़ गया एस में, फिर आया 125, तो अगला नंबर बना 1 प्लस 125, फिर अगला फिर ये क्या बन गया 126। तो इस तरह से, ये हमने ऑलरेडी सम ऑपरेशन पहले देखा ही हुआ है, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये सब सम के क्वेश्चंस तो हम पहले कर ही चुके हैं। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो क्यूब है इसका सम निकल जाएगा और ये एस नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि अगर इस एस वेरिएबल की वैल्यू, यानी कि अगर ये जो सम आया, हम एक काम करते हैं, हम इस सम को प्रिंट भी करके देख लेते हैं, ठीक है, कि आ क्या रहा है हमारा आंसर। तो अगर हमारा नंबर है 153, तो इसका देखो सम भी क्या आया 153। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे हमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, कि अगर जो मेरा सम है वो बराबर हुआ ओरिजिनल नंबर के, ठीक है, अगर मेरा जो सम है वो बराबर हुआ ओरिजिनल नंबर के। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, चलो अभी बताती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट, यहाँ पे हो जाए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, कि मतलब ये नंबर मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो क्या प्रिंट हो जाए, नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। चला के देखते हैं इसे। तो अब मैंने अगर 153 डाला, तो आना चाहिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, बट ये क्या आ रहा है, नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। उसका रीजन ये है कि बेटा एस जो वेरिएबल है जो हमने लिया सम, ये तो इंटीजर है, बट जो मेरा नम है ये मेरा स्ट्रिंग है। तो इंटीजर और स्ट्रिंग ऐसे कंपेयर नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं इसे भी इंटीजर बना दूंगी, या तो मैं इसे इंटीजर बना दूं या मैं उसे स्ट्रिंग बना दूं। मतलब जो डबल इक्वल है उसमें वैल्यू तो सेम है, बट डेटा टाइप अलग है। देखो नम जो है वो स्ट्रिंग है, और एस में जो वेरिएबल में वैल्यू आ रही है वो इंटीजर है। तो इंटीजर और स्ट्रिंग कभी कंपेयर नहीं हो सकते, क्योंकि वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कंपैरिजन के टाइम क्या किया, इसको इंट बना दिया ताकि ये सही से कंपैरिजन कर ले। अब अगर हम इसको रन करें, 153 डाला, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, मैंने डाला 370, तो 370 भी हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है, 370 ये भी हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। बट अगर मैं डाल दूं 101, तो 101 हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, ठीक है। इस कोड में कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आई तो। शुरू से बता दूं, ओके बेटा, शुरू से तो यही है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते किसको हैं। तो पहले आपको डिजिट्स को स्प्लिट करना है, जैसे 153 है तो 1 अलग कर लो, 5 अलग कर लो, 3 अलग कर लो, इनकी पावर कैलकुलेट करो। पावर में आप क्या निकालोगे, जो इसकी लेंथ है। जैसे 153 की लेंथ कितनी है 3, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है 153 में 3, तो आप सबकी पावर कैलकुलेट करो और उन्हें जोड़ो। अगर इसका सबका सम ओरिजिनल नंबर के बराबर आ रहा है, ठीक है, पहले आप क्या कर रहे हो, पहले आप डिजिट्स को स्प्लिट कर रहे हो, फिर आप उसकी पावर कैलकुलेट कर रहे हो। पावर आप क्या निकालोगे, जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, और अगर उसका सम हमारा ओरिजिनल नंबर के बराबर आता है तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाता है, नहीं तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, ठीक है। तो बस हमने वही किया है डिजिट स्प्लिट करने का। तो अगर हम लूप चलाएं तो लूप से तो हमारा डिजिट स्प्लिट हो जाएगा। हम मैंने बस ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पे कि मैं उस पर्टिकुलर नंबर को लेंथ, यानी कि लेंथ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और उसका सम एक वेरिएबल में स्टोर करते जा रही हूँ। आखिरी में मैं सम को ओरिजिनल नंबर से कंपेयर कर लेती हूँ, कि अगर मेरा जो सम आया कैलकुलेट करके वो ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो मेरा नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है, नहीं तो मेरा नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। अब समझ में आया? प्लीज बताओ, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। ओके, गामिनी, आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? ओके, ठीक है।
ऐसे वाला क्वेश्चन भी ओके बेटा, ये जो है ये पैटर्न का क्वेश्चन होता है, ये सारा ना लूप के अंदर लूप का खेल है, ठीक है। ये जैसे गामिनी ये इस तरह से आप स्टार पैटर्न बता रहे हो ना, ये एक तरह से हम लूप के अंदर लूप बनाते हैं, ठीक है। और इसमें ना 2-3 लूप कंबाइन होंगे, ठीक है। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर आपको बता देती हूँ जैसे मान लो मेरे को ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है इस तरह से, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर मेरे को बनाना है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे ना जब हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो हम देखते हैं नंबर ऑफ रो कितने और नंबर ऑफ कॉलम कितने। ये नंबर ऑफ रो है, हम सबको पता है, जो हॉरिजॉन्टल है वो रो होती है, जो वर्टिकल है वो कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे रो कितने और कॉलम कितने कौन बताएगा? इस स्टार वाले पैटर्न में जो मैंने लिखा है, हाँ, जो मैंने ये लिखा है इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम है, कौन बताएगा? ये चैट पे टाइप करो कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। इस अगर मैं इसकी बात करूं, सिंपल सा सवाल है, रो कितने और कॉलम कितने हैं? एवरीवन प्लीज आंसर। 5 कॉलम 5 रो, ओके। बाकी बताओ। 5 5, ओके। बाकी आई वांट एवरीवन टू आंसर। सबका आंसर 5 5 ही है। 5 रो 5 कॉलम, किसी का आंसर इससे अलग नहीं है? किसी का आंसर इससे अलग नहीं है, सबका आंसर यही है, 5 रो 5 कॉलम। अब देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, ये देखो, रो तो 5 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट बेटा कॉलम तो चेंज हो रहा है ना। जब रो 1 है तो कॉलम 1 है, जब रो 2 है तो कॉलम 2 है, जब रो 3 है तो कॉलम 3 है, जब रो 4 है तो कॉलम 4 है, और जब रो 5 है तो कॉलम 5 है। ऐसा नहीं हो रहा? बताओ। 5 रो है वो मुझे दिख रहा है, बट नंबर ऑफ कॉलम तो डिपेंड कर रहा है ना नंबर ऑफ रो पे। ये देख रहे हो, पहले में फर्स्ट में 1 रो 1 कॉलम है, दूसरे में क्या है 2 रो 2 कॉलम, तीसरे में क्या है 3 रो 3 कॉलम। ऐसा पैटर्न नहीं है ये? बताओ। तो 5 कॉलम पता है क्या होता? 5 रो 5 कॉलम ऐसे होता कि यही चीज 5 बार रिपीट हो जाए। जैसे अगर मैंने इसी को 5 बार लिख दिया, ये होता है 5 रो 5 कॉलम। समझ में आया? तो अगर आपको ये बनाना है ऐसा, तो ये हो जाएगा 5 रो है और 5 कॉलम है। बट क्या इसमें 5 रो 5 कॉलम है? नहीं, इसमें रो तो 5 है बट कॉलम डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। ये समझ में आया? चलो अभी हम ये वाला पैटर्न भी बनाएंगे। देखो, तो इसको किस तरह से करना है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत आसान है। एक बार अगर आपने रो और कॉलम आइडेंटिफाई कर लिया ना, फिर इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई रो जो है वो 5 है और जो कॉलम है वो डिपेंड कर रहा है रो पे, ठीक है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो और आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। कैसे करना है अब इस क्वेश्चन को, ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप 2 लूप चलाओगे, एक आई और एक जे, आप कोई और नाम भी ले सकते हो। तो मान लो आपने एक आई का लूप लगाया जो रिप्रेजेंट करेगा रो को, तो रो कितनी है 5, तो मैं 1 से लेके 6 तक लिख सकती हूँ, तभी तो 5 आएगा। 1 to 6 मतलब 1 to 5 है ना। और जे यानी कि कॉलम, कॉलम किस पे डिपेंड कर रहा है? आई पे यानी कि रो पे, तो मैं जे को चला सकती हूँ आई तक, i+1 तक, क्योंकि तभी आई को लेगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप आई का लूप चला रहे हो 1 से 6 तक, क्यों? क्योंकि आपकी रो कितनी है 5, तो 1 से 6 मतलब 5, और कॉलम आपके कितने, वो डिपेंड कर रहा है आई पर, आई मतलब रो, जे जे कितनी बार चलेगा जितनी बार रो है, तो जो नंबर ऑफ रो है वही नंबर ऑफ कॉलम होगा। अब मैंने यहाँ पे i+1 क्यों लिखा है? क्योंकि रेंज हमेशा एक कम लेता है, ठीक है। और अब हम इसको चलाते हैं, अब मैं प्रिंट कर दूंगी, प्रिंट में किसको करूंगी? स्टार को। प्रिंट में करूंगी स्टार को क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टार्स चाहिए। और हर एक रो के बाद मेरे को क्या चाहिए? अलग लाइन चाहिए।
तो अगर मैं खाली प्रिंट लिख दूंगी तो हर रो के बाद क्या होगी, सेपरेट सेपरेट लाइन आ जाएगी। तो अगर अब हम इसको रन करके देखें, ठीक है, तो आप देखो सब कुछ सही है, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है, एक सेकेंड, प्रॉब्लम बस ये कि एक लाइन में आना चाहिए, है ना, और मेरे को यहाँ पे 1 से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार दोबारा चलाते हैं। हाँ देखो सब सही है, बट यहाँ पे क्या है कि ये दोनों एक ही लाइन में आने चाहिए। तो मैंने आप लोगों को प्रिंट स्टेटमेंट में बताया, अगर हमको कुछ एक ही लाइन में चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, एंड इक्वल टू, ये लिखते हैं। अगर हमें एक ही लाइन में चाहिए तो, याद है जब शुरुआत में हमने क्लास ली थी, तो अगर हमें एक ही लाइन में चाहिए तो हम इस तरह से लिखते हैं। अब देखो आ गया, यही पैटर्न आ गया, एक बार एक स्टार, फिर 2, फिर 3, 4, 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हम करते हैं। अब आप ये आई और जे में चेंजेस करके देखते जाओ तो बहुत सारे पैटर्न्स बन जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो अब आपको ये वाला पैटर्न बनाना है, ठीक है, ये वाला 5 रो और 5 कॉलम का। तो मैंने क्या बताया, इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि रो कितने और 5 कितने और कॉलम कितने, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर तो क्या करना है हमें, रो कितने 5, कॉलम कितने 5, तो दोनों को 5 5 बार चला दो, खत्म। तो ये इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है कि क्या लॉजिक होता है। अब इस तरह से आप आई और जे में वेरिएशंस करो, आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स मिल जाएंगे। समझ में आया ये? तो कभी भी स्टार पैटर्न आपको गिवन हो तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आइडेंटिफाई करना है सही से। अगर वो आपने कर लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ जे कॉलम के लिए है, आई रो के लिए। आप आई और जे आप नाम तो कुछ भी दे सकते हो, है ना। जो आई आउटर लूप है वो रो के लिए और जो जे है वो कॉलम के लिए। ठीक है, समझ में आया? कॉलम वाला पहले भी लिख सकते नहीं बेटा, कॉलम वाला पहले नहीं लिख सकते, पहले रो है, रो के अंदर कॉलम आता है। ठीक है, पहले रो, एक रो होती है उसके अंदर कॉलम होता है। हाँ ओके ठीक है। आदर्श अभी मैं आपका ये क्वेश्चन लेती हूँ बेटा, पहले मैं इसको समझती हूँ ये क्वेश्चन क्या है, फिर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, मीनवाइल मैं जब तक ये क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, मैं आपको एक सवाल दे रही हूँ इसी से रिलेटेड। ठीक है, आप एक बार अटेम्प्ट करो। ठीक है, जैसे अभी हमने ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पढ़ा है ना, तो अब आप मुझे ये बताओ, बताना है आप लोगों को इसमें, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का हमने प्रोग्राम बनाया। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि क्वेश्चन है, प्रिंट ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स बिटवीन 1 to 999। तो मैंने ये एक रेंज दे दी 1 से लेके 999 तक, इनके बीच में जितने भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ रहे हैं उसको आपको प्रिंट करना है। ट्राई करोगे? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकालते कैसे वो मैंने बता दिया। अब बस आपको यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, नॉट एंड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की जगह क्या करना है, वो पर्टिकुलर नंबर्स आपको प्रिंट करने हैं। ट्राई करोगे? एक बार ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 1 से लेके 999 के बीच में जितने भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ रहे हैं वो प्रिंट हो जाए। मीनवाइल मैं ये वाला क्वेश्चन देखती हूँ जो आप लोगों ने भेजा है। ठीक है, करो इससे अटेम्प्ट, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी।
अटेम्प्ट करना सब। और आदर्श, आपका जो ये क्वेश्चन है बेटा, अगर किसी ने, आप में से किसी ने भी ये क्वेश्चन पढ़ा हो, तो आप लोगों को मैथ्स का कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। पढ़ा है किसी ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? अच्छा चलो पहले ये वाला क्वेश्चन करो, फिर इसको देखते हैं। हुआ किसी से? बता दूं या कर लोगे? ओके, एंटर अ नंबर। ये वाला नंबर क्यों एंटर करवाया आपने? यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी रेंज दे दिया ना बेटा, तो हमें नंबर एंटर करने की तो जरूरत ही नहीं है। समझ में आया गामिनी? क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है कि हमें 1 से 999 के बीच में नंबर्स हमें पहले से पता है, और उसके बीच में हमें काम करना है। तो हम एंटर अ नंबर क्यों करवा रहे हैं फिर यहाँ पे? हमें तो पहले से ही नंबर पता है कि हमें किससे किसके बीच में करना है। नहीं? तो इसको ठीक करो एक बार। बाकी बच्चे प्लीज बताओ, अगर नहीं हो रहा तो भी बताओ, फिर मैं बताती हूँ कहाँ पे इशू है, क्या कैसे कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन। इसको आपको, ये मैंने एक नंबर चेक करने के लिए निकाला है, बट अब मेरा क्वेश्चन है कि 1 से 999 के बीच में जितने भी मेरे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है वो प्रिंट होने चाहिए।
बोलो। नहीं आ रहा, मैं बताऊं? कहाँ पे अटक रहे हो, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? बोलो। बताऊं? एटलीस्ट मुझे बताओ तो। अटेम्प्ट कर रहे हो, नहीं हो रहा, क्या क्या इशू आ रहा है, बताओ। हो गया। ओमकार, जतिन, अमित, हितेश, हुआ ये क्वेश्चन? मेघा? मैम ट्राई नहीं। कर। ओके, टाइम। हाँ ठीक है, करो। बता दूं? एरर आ रहा है। अच्छा, देखो बेटा, बहुत आसान है। ये जो अभी हमने प्रोग्राम बनाया, ये एक नंबर के लिए था, है ना? अब हमें कितने नंबर चाहिए? 1 से लेके 199 तक, है ना? सॉरी, 999 तक। तो देखो, बहुत आसान है। अब इसी क्वेश्चन को मैं रिफाइन करूंगी, ठीक है? और हमें मैसेज प्रिंट नहीं करना, है ना? हमें मैसेज प्रिंट नहीं करना, हमें क्या प्रिंट करना है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स जितने भी हैं वो प्रिंट करने हैं, है ना? तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग मैसेजेस, हमें क्या करना पड़ेगा? वो नंबर प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अब हमें एंटर अ नंबर की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास पहले से नंबर्स हैं। और आई इन रेंज 1 से लेके 999 यानी कि 1000 तक। तो जो सारे के सारे आपके नंबर हैं वो किस में आ गए? आई के अंदर आ गए। या मान लो मैं इसको के बोल देती हूँ, ठीक है? तो मैंने एक वेरिएबल लिया के, और के अंदर क्या है? के अंदर है 1 से लेके 999 तक के नंबर। अब जैसे मैंने एक नंबर पे काम किया है ना, ये सेम काम मैं करूंगी, ये सेम काम मैं करूंगी इन सारे नंबर्स के लिए। तो मुझे सारा काम इस पर्टिकुलर लूप के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे, ठीक है? अब ध्यान से देखना क्या होगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ किसकी निकालेंगे यहाँ पे? नम की जगह बताओ क्या आएगा? नम की जगह क्या आएगा यहाँ पे? पहले के नम के अंदर नंबर था, वेरी गुड। अब आएगा के। हाँ, के आएगा। तो के की जो भी लेंथ है वो, ये हो गया हमारा सम। फिर हम लिखेंगे फॉर आई इन के, जहां जहां पे नंबर है वहां वहां पे अब हम के लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास के अंदर सारे के सारे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है? हमने यहाँ पर सम भी निकाल दिया, ठीक है? अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं इफ एस इक्वल टू इंट ऑफ नम, यानी कि इंट ऑफ के, ठीक है? एल्स की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें सिर्फ वो प्रिंट करना है जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है? अब यहाँ पे हमें मैसेज नहीं देना, हमें देना है वो नंबर्स कौन कौन से हैं। तो नंबर्स मेरे एस के अंदर आ जाएंगे। या तो मैं एस प्रिंट कर सकती हूँ या मैं इंट ऑफ के प्रिंट कर सकती हूँ, दोनों एक ही बात है, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हुए तभी तो वो प्रिंट होएगा। चला के देखते हैं अब हम इसको। int has no alien। ये एलियन कहाँ पे? ये है ना? अच्छा, तो मैं यहाँ पहले पे पहले से इंट में कन्वर्ट कर देती हूँ, है ना? सॉरी, str के अंदर, ठीक है?
int is not iterable. Okay. आ गया। तो ये देखो, तो जो 1 डिजिट नंबर है वो सारे आर्मस्ट्रॉन्ग हो गए। क्यों? क्योंकि 1 की पावर 1 1 ही होता है, कोई सम तो करना नहीं है। 2 की पावर 1 2 ही होता है ना। तो ये सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स आ गए इस कैटेगरी के। ठीक है, तो 3 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स ये सारे के सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि लूप इंटीजर में नहीं चल सकता, तो इसलिए स्ट्रिंग में चलाया। सिमिलरली लेंथ जो है वो इंटीजर पे नहीं चल सकता, इसलिए क्या करा हमने, पहले उसे कन्वर्ट करा। बताओ समझ में आया? ये कुछ नहीं, सेम ऊपर वाला ही है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है। बस जहाँ पे नंबर्स थे वहां पे मैंने के एक रेंज ले ली, और सब जगह जहां जहां नम था वहां पे के डाल दिया, और कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराने के बजाय मैंने वो नंबर जो है उसको प्रिंट करा लिया। बताओ समझ में आया? सेम एरर आ रहा था। हाँ, तो बेटा इसको कैसे कन्वर्ट करना है, इसको कास्ट करके हमें चेंज करना है। बताओ ये समझ में आया? बोलो। ठीक है, ओके ओके, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ते हैं मॉड्यूल्स के बारे में। देखो अभी हमने जितने क्वेश्चन किए, हम लोगों ने एक ही पाइथन फाइल बनाई है ना। हम लोगों ने एक ही पाइथन फाइल बनाई, और हमने क्या करा, उसी पाइथन फाइल में हमने सारा काम करा। बट अभी ये बात आती है कि अगर आपका लॉजिक एक पाइथन फाइल में लिखा है और आप उसे यूज किसी और फाइल में करना चाहते हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो? क्वेश्चन समझो। आपने क्या करा, आपने एक सेपरेट फाइल बनाई, लेट से कैलकुलेशन डॉट पी वाई, जिसके अंदर आपने सारे कैलकुलेशन के फंक्शन लिख दिए, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड। ठीक है, बट आप उन फंक्शंस को यूज करना चाहते हो डिफरेंट फाइल के अंदर। ऐसा पॉसिबल है ना? जरूरी थोड़ी कि हम एक ही फाइल में सारे काम करेंगे। इज इट पॉसिबल? हम जब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो हमारी अलग अलग फाइल्स होती हैं, है ना। कुछ फाइल्स में हम एक फीचर डालते हैं, कुछ फाइल्स में हम दूसरा फीचर डालते हैं, कुछ फाइल्स में हम तीसरा फीचर डालते हैं। तो ये तो जरूरी नहीं कि जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको एक ही पाइथन फाइल बनानी पड़ेगी। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम डिफरेंट डिफरेंट पाइथन फाइल बनाते हैं। अब ये बात आती है कि जब मैंने एक पाइथन फाइल में कोई फीचर बना दिया, तो उस फीचर को मैं दूसरे किसी प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकती हूँ। तो इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मॉड्यूल्स का। ठीक है, तो हम मॉड्यूल्स कुछ नहीं होती है, मॉड्यूल्स पाइथन फाइल होती है। ठीक है, मॉड्यूल्स आर नथिंग बट पाइथन फाइल। बट उसमें फायदा हमें क्या होगा कि जब हम मॉड्यूल बना रहे हैं तो हम उस पाइथन फाइल का जो कंटेंट है वो हम कहीं और किसी और फाइल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाई, यहाँ पर एक न्यू फाइल हमने बनाई माई मॉड्यूल डॉट पी वाई। ठीक है, और इसके अंदर हमने मान लो एक डिक्शनरी बना ली एम्प्लॉय की। ठीक है, और हमने क्या करा, हमने कुछ फंक्शंस भी यहाँ पर बना लिए। जैसे मान लो मैंने ऐड का फंक्शन बनाया, जो क्या करेगा, दो नंबर्स को जोड़ देगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा देगा। और एक हमने मान लो सब्ट्रैक्ट का भी फंक्शन बना लिया, जो प्रिंट कराएगा हमारा डिफरेंस। ठीक है, x माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक डिक्शनरी है। मान लो हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स भी ले लेते हैं। मान लो x में 10 है, y में 20 है, ऐसे हम, या अगर x y में कंफ्यूजन है तो a और b ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या करा, मेरे फाइल में एक डिक्शनरी है, दो वेरिएबल्स हैं, दो फंक्शंस हैं। ठीक है, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इनका, अब देखो अगर मैं इसको रन करूंगी, कोई मुझे बता सकता है इसको रन करने के बाद आउटपुट क्या आएगा? अगर मैं इस कोड को अभी रन करूं तो आउटपुट क्या आएगा? कोई कौन बताएगा? ये ध्यान से देखो और बताओ। मैं अभी
फाइल को चलाऊं तो एरर 30 माइनस 10, एरर एरर क्यों आएगा बेटा? कुछ नहीं आएगा। वेरी गुड दीपक। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने ये फंक्शंस तो कॉल ही नहीं किए, है ना। ये फंक्शंस कब चलते हैं? जब आप इसे कॉल करते हो। तो जब आप इसे कॉल ही नहीं करोगे तो ये तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। क्या मैंने यहाँ पे कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट डाली है? बोलो, क्या मैंने यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट डाली है या मैंने अपने फंक्शंस कॉल किए हैं? नहीं। तो मेरा जब मैं इस कोड को रन करूंगी तो क्या होगा? कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर मैं इस कोड को रन करूं, कोई आउटपुट नहीं आएगा। देखो क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा ही नहीं, मैंने मेरे फंक्शंस को कॉल नहीं किया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो मेरे फंक्शंस हैं ये मैं दूसरी फाइल में कॉल करूँ। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बनाया, मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट नाम से, मान लो मैंने एक फाइल बनाई, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि ये फर्स्ट के अंदर ना मैं ये जो फंक्शंस मेरे बने हुए हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट, मैं इसको कॉल करूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर फाइल को इम्पोर्ट करूँगी, ठीक है। आप क्या करोगे? अगर आपको इस फाइल के फीचर को इस फाइल में एक्सेस करना है तो जिसके फीचर आपको एक्सेस करने हैं वो आप इम्पोर्ट करोगे। तो आप लिखोगे इम्पोर्ट माई मॉड्यूल, ऐसे। माई मॉड्यूल क्या है? यहाँ पे फाइल का नाम है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये एम्प्लॉय नाम की डिक्शनरी कॉल करनी है तो आप ऐसे लिखोगे प्रिंट माई मॉड्यूल डॉट, डिक्शनरी का नाम क्या है? एम्प्लॉय। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉय डिक्शनरी का जो भी डेटा है वो सारा का सारा इधर प्रिंट हो जाएगा। देखो आया। तो मैं रन किसको कर रही हूँ? फर्स्ट डॉट पाई को। और मेरा डेटा किससे आ रहा है? माई मॉड्यूल से। ये समझ में आया? सिमिलरली अगर मेरे को फंक्शन कॉल करना है ऐड, तो मैं लिखूंगी माई मॉड्यूल डॉट ऐड, ठीक है। उसमें और मैं यहाँ पे नंबर्स पास कर दूंगी तो मेरा ऐड फंक्शन कॉल हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर लिखूं सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर क्या होगा? दो नंबर्स अगर मैं डालूंगी तो ये क्या कर देगा? सब्ट्रैक्ट कर देगा। रन करके दिखाती हूँ। देखो आ गया। हुआ क्या? समझ में आया? हमने कोड कहीं और लिखा है, हमने फंक्शन कहीं और लिखा है, वेरिएबल कहीं और बनाया है, बट हम उसको यूज दूसरी फाइल में कर रहे हैं। ये बताओ समझ में आया? नहीं आया तो बोलो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, क्या करना है बेसिकली? मॉड्यूल से हम क्या कर रहे हैं? एक फाइल का फीचर या एक फाइल में हमने जो भी फीचर बनाया उसको हम यहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं? उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरी फाइल के अंदर, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका और है इसका, कि हम यहाँ पर जैसे इंपोर्ट कर रहे हैं ना, अब मैं यहाँ पे बार बार माई मॉड्यूल माई मॉड्यूल माई मॉड्यूल देने के बजाय मैं इसका एक अलायस, एक निकनेम दे सकती हूँ। जैसे मान लो मैंने इसका एक निकनेम दे दिया एम फॉर एग्जाम्पल। तो अब जहां जहां मैंने माई मॉड्यूल यूज किया है ना, वहां वहां पर मैं एम यूज कर सकती हूँ। ये आप एक ऑल्टरनेट नेम ले सकते हो कि भाई माई मॉड्यूल आप जब आप भी आप कॉल करोगे तो वो एम नाम से आप कॉल करोगे। तो क्या है, आपको उतना बड़ा नेम लिखने की जरूरत नहीं है। और ये क्या है? ये भी हमारा रन करेगा। देखो आया समझ में? ये समझ में आया? ओके। अब सपोज करो हमें क्या करना है, हमें ना ये इतने बड़े मतलब मॉड्यूल में से मान लो मेरे को सिर्फ डिक्शनरी की ही ज़रूरत है। मान लो मुझे ऐड सब्ट्रैक्ट ए और बी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर की ही ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम माई मॉड्यूल इम्पोर्ट डिक्शनरी का जो भी नाम है वो,
मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल या पर्टिकुलर फंक्शन आप कुछ भी एक अलग से लेना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे फ्रॉम माई मॉड्यूल, मतलब इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में से सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को इंपोर्ट करो, इसका ये मतलब है। इसका मतलब है आप सिर्फ और सिर्फ किसको इंपोर्ट कर रहे हो, एम्प्लॉय को। और अगर आप यहाँ पर प्रिंट कर दोगे एम्प्लॉय बिना किसी के, बिना मतलब एम डॉट लगाए या बिना माई मॉड्यूल लगाए, तो ये ले लेगा। देखो आ गया। लेकिन अगर अब मैं यहाँ लिखूं फ्रॉम, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं प्रिंट, ठीक है, माई माई मॉड्यूल डॉट ए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्यों आया? क्योंकि मैंने माई मॉड्यूल में से सिर्फ एम्प्लॉय को ही इंपोर्ट किया है, मैंने ए को इंपोर्ट किया ही नहीं। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं 5 में से एक ही चीज को इंपोर्ट करना चाहूँ तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ। और अगर मैं चाहूँ कि भाई एम्प्लॉय भी आए और ए भी आए तो मैं कॉमा करके ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। नहीं, ये कॉमा वाला सिंटेक्स नहीं चलेगा यहाँ पे, तो आपको फिर ना अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम माई मॉड्यूल, मतलब ये हम तब करते हैं जब हमें कोई पर्टिकुलर जैसे इम्पोर्ट ए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट ए। आई थिंक हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक लाइन में भी, एक सेकेंड रुकना। हाँ, हम एक लाइन में भी ना कॉमा कॉमा करके स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि हमें क्या क्या इंपोर्ट करना है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम माई मॉड्यूल इम्पोर्ट एम्प्लॉय कॉमा ए, मतलब मेरे को एक एम्प्लॉय नाम का वेरिएबल यूज करना है और एक मुझे ए नाम का वेरिएबल यूज करना है। और मान लो मैं यहाँ पे ऐड भी लिख सकती हूँ कि मेरे को ऐड नाम का फंक्शन भी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे कॉल करा लेती हूँ, ठीक है, रन करके दिखाती हूँ इसको। तो देखो आ गया। समझ में आया कि फ्रॉम के सिंटेक्स में और ये ऊपर वाले सिंटेक्स में क्या डिफरेंस है? बताओ, ये समझ में आया? लिख के बताओ फ्रॉम में क्या हो रहा है। फ्रॉम का सिंटेक्स हम कब यूज करेंगे, लिख के बताओ सब। फ्रॉम वाला सिंटेक्स कब यूज करेंगे? हाँ, जब स्पेसिफिक कुछ चाहिए होगा, ठीक है। अदरवाइज आप यूज कर सकते हो सिंपल इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर ना एक एक चीज और है मॉड्यूल के अंदर। यहाँ तक आ गया समझ में? अब एक और चीज हम समझते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर इस कोड को भी कमेंट कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला कोड मैं चला रही हूँ जो मैंने इससे पहले रन किया है, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैंने माई मॉड्यूल के अंदर ना, यहाँ पर लेट से मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो और फिर मैंने लिख दिया प्रिंट वेलकम, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर मैं इस फाइल को रन करूं तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, बोलो। अगर मैं इस पर्टिकुलर फाइल माई मॉड्यूल को रन करूं तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? हेलो एंड वेलकम, यस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन कर दूँ तो ये आंसर आएगा हेलो एंड वेलकम, विच इज करेक्ट, ठीक है। बट अब मेरे को बताओ, अगर मैं फर्स्ट डॉट पी वाई को रन करूँ अब क्या आउटपुट आना चाहिए? फर्स्ट डॉट पी वाई को रन करने का आउटपुट क्या आना चाहिए, ये भी लिख के बताओ। 12 एंड 6, और ये एम्प्लॉय वाला है ना। बट तो सबका यही आंसर है कि एक एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन प्रिंट होगा और एक ये।
हाँ, सबका यही आंसर है। बट अब देखो, अगर मैं इसको रन करती हूँ, ठीक है, तो बेटा आप देखो यहाँ पे हेलो और वेलकम भी आ गया, अनएक्सपेक्टेड। देख रहे हो, हमें क्या चाहिए था? हमें तो चाहिए था ये 3 चीजें, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है ना इसमें, तो जब मैंने इसे इंपोर्ट किया तो वो वाली प्रिंट स्टेटमेंट्स भी आ गई। प्रॉब्लम समझ आई? मतलब आपके हिसाब से तो 3 ही आउटपुट आने चाहिए, आया समझ में? आपके हिसाब से तो 3 आउटपुट आने चाहिए, बट आ कितने रहे? 5, क्योंकि 2 लाइन वो भी आ रही है जो मैंने मोई मॉड्यूल में लिखी है। तो ये प्रॉब्लम है ना, मतलब वहां का कोड इस वाले फाइल में नहीं चलना चाहिए ना। बताओ, बोलो। जो हेलो और वेलकम है वो तो मैंने दूसरी फाइल में लिखा था, तो वो तो दूसरी फाइल में ही चलना चाहिए, वो फर्स्ट डॉट पी वाई में तो चलना ही नहीं चाहिए। बट देखो वो चल रहा है, रन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब माई मॉड्यूल मैंने लिखा तो उसके उसके अंदर का भी कोड चला और फिर ये वाला कोड भी चला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है कि जब भी आप माई मॉड्यूल में आप कोई काम चाहते हो जो सिर्फ इसी फाइल में हो, बाकी फाइलों में ना हो, जैसे इसमें भी हो रहा है ना, तो मुझे नहीं चाहिए कि इसमें हो। मैं चाहती हूँ ये मैसेजेस सिर्फ तब प्रिंट हो जब मेरी ये वाली फाइल रन हो, करंट फाइल रन हो, अदरवाइज नहीं। तो उसके लिए ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ। यहाँ पर देखो, हम लिखेंगे प्रिंट। मैं आपको एक प्रीडिफाइंड यहाँ पर होता है नेम, इसको प्रिंट करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमारे प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर मैं इस नेम को प्रिंट कराऊं, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? मेन। इसका मतलब है कि आप इसको मेन वाली फाइल से ही रन कर रहे हो, मतलब यही मेन फाइल है और यहीं पे ये आउटपुट क्या आ रहा है? हेलो और वेलकम। बट अगर मैं यहाँ पर लिखूं प्रिंट नेम, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं दोनों फाइलों में लिख रही हूँ। अब यहाँ पर ये क्या आ रहा है? यहाँ पे ये इसके लिए मेन है। बेसिकली नेम मेन वो होता है जब मैं इसी फाइल में हूँ और मैं इसी फाइल का जो कंटेंट है वो रन कर रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इससे प्रिवेंट करने के लिए, क्या आप लोगों ने ये वाला कोड देखा है कभी? इफ नेम इक्वल टू मेन, किसी ने ये देखा है? अगर देखा है तो प्लीज बताओ। किसी ने क्या कहीं पे ये वाला कोड लिखा हुआ देखा है? एवरीवन प्लीज आंसर। कहीं भी, किसी भी उसमें नहीं देखा? ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कौन सी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये कि एक फाइल का आउटपुट जो है वो दूसरी फाइल में भी आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी हमारा, जहां भी हम मॉड्यूल बना रहे हैं वहां पर हम लिखेंगे इफ नेम इक्वल टू मेन। इसका मतलब अगर ये प्रोग्राम मेरा इस पर्टिकुलर फाइल से रन हो रहा है, मतलब अगर मैं माई मॉड्यूल डॉट पी वाई को रन कर रही हूँ, तो ही आप, एक सेकेंड, इसको मैं इंडेंट कर देती हूँ इधर। अब देखना, इसका ये मतलब है कि जब मैं इस पर्टिकुलर फाइल को रन करूं, माई मॉड्यूल डॉट पी वाई को रन करूं, तभी मेरा आउटपुट आना चाहिए हेलो और वेलकम। लेकिन अगर मैं इस फाइल को किसी और फाइल की मदद से चला रही हूँ, जैसे अगर मैं ये चला रही हूँ तो इनडायरेक्टली ये वाला भी चल रहा है ना, तब उस केस में ये वाला डेटा नहीं आना चाहिए। तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं देखती हूँ कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो मुझे बताओ, क्या इस फाइल में हेलो और वेलकम आना चाहिए? यस और नो? क्या माई मॉड्यूल पी वाई रन करूँ तो हेलो और वेलकम आना चाहिए? यस या नो? क्यों? नो क्यों? आना चाहिए ना, सेम फाइल में तो आना ही चाहिए बेटा, डिफरेंट फाइल में नहीं आना चाहिए ना, सेम फाइल में तो आना चाहिए। हाँ, तो अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये आ रहा है। तो देखो आ रहा है, बट अब इतना लिखने से क्या होगा, ये डिफरेंट फाइल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखो नहीं आया, 3 ही आउटपुट आए। वो ऊपर जो पहले आ रहा था हेलो और वेलकम, वो एक्स्ट्रा नहीं आ रहा। तो ये काम हम मॉड्यूल के अंदर करते हैं जब हम चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम समझ आई,
हो क्या रहा था कि अगर मैं ये नहीं लिखूंगी तो मेरे जितने भी प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं वो हर उस फाइल में चलेंगी जिस फाइल में ये मॉड्यूल यूज हो रहा है। अब मैं नहीं चाहती कि वो स्टेटमेंट्स यानी वहां का आउटपुट इस वाली फाइल को अफेक्ट करे। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो कोड सिर्फ तभी जरूरत है जब ये वाली फाइल चले, तो आप क्या करो, इफ नेम इक्वल टू मेन, ये डबल अंडरस्कोर लगाना कंपलसरी है, ठीक है, यहाँ पे ये डबल अंडरस्कोर है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इसी फाइल को रन कर रहे हो, यानी जब आप माई मॉड्यूल को रन करोगे तभी हेलो और वेलकम आएगा, उसके अलावा अगर आप किसी भी और फाइल को रन करोगे तो ये वाला पोर्शन नहीं चलेगा। समझ में आया? प्रॉब्लम समझ में और उसका सॉल्यूशन समझ में आया? तो जब भी आप मॉड्यूल बनाते हो और आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलर मॉड्यूल से कोड सिर्फ उस मॉड्यूल में ही चले, बाकी कहीं भी ना चले, तो आप उसको इफ नेम इक्वल टू मेन के अंदर डाल दोगे। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। अब देखो, आप सबने बेटा परम्यूटेशन, मैं ना इसका एक आपको हिंट दे रही हूँ, अगर दूसरी वाली में फिर चलाना हो तो फिर इफ हटा देंगे, हाँ अगर दूसरी वाली में फिर चलाना हो तो फिर इफ हटा देंगे, ठीक है। ओके, तो देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन भेजा है आदर्श ने, वो कुछ क्वेश्चन ऐसा है, मैं थोड़ा सा ना उसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देती हूँ। तो क्वेश्चन ना एक तरह से कॉम्बिनेशन पे है कि अगर हमारे पास रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और ग्रीन बॉल है, ठीक है, तो हम उसका अरेंजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ परम्यूटेशन? किस किसने परम्यूटेशन नाम सुना है? ओके, बाकी क्या होता है बेटा? हाँ, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन? कोई बताएगा परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? बोलो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन? एक एग्जाम्पल से बताओ, जिसको भी पता है परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, ठीक है। तो अब चाहे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो, ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे? चलो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम इसे खुद से देखते हैं कि क्या होगा। जैसे मान लो, अच्छा मैं इसको एक काम करती हूँ, फर्स्ट डॉट पी वाई इसके अंदर ही लिखते हैं। ओके, मान लो कि मेरे पास ना तीन नंबर है, 1 2 3, ठीक है, मुझे तीन नंबर्स गिवन है। तो मुझे बताओ 1 2 3 का परम्यूटेशन क्या बन सकता है, मतलब 1 2 3 को हम कितने वे में अरेंज कर सकते हैं। तो पहला तो वे हो गया 1 2 3, दूसरा क्या वे हो गया 1 3 2। लिख के बताओ ऐसे सब, है ना। पहला वे हो गया 1 2 3, दूसरा वे हो गया 1 3 2, अगला वे हो गया लेट्स से 2 1 3। मतलब हम आगे पीछे इसको कितने फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं, यही तो होता है परम्यूटेशन। फिर और क्या कर सकते हैं, 2 3 1। इसके अलावा और क्या बन सकता है बताओ चैट पे। हाँ, 3 1 2 1 2 3, यस, ठीक है, 3 1 2 और 3 2 1। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है इसका, सोचो। 1 2 3 को अरेंज करना है, ठीक है, तो यही वेज है अरेंज करने की, या इसके अलावा कुछ और भी वे हो सकते हैं? बोलो। हाँ, बस इतने ही है, ठीक है। ओके, इसके अलावा अब मैं आपको कुछ और दूं, जैसे ये तो हमारे नंबर्स हो गए, ठीक है। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि हम अल्फाबेट है एक्स और वाई, इसको कितने फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं? दो ही अल्फाबेट है,
ठीक है, 2 अल्फाबेट है तो 2 का अरेंजमेंट क्या बनेगा, बोलो, 2 ही बनेगा। कौन कौन से, वेरी गुड, एक्स वाई और वाई एक्स। ठीक है, तो अब हमें कोई भी परम्यूटेशन निकालना है किसी भी चीज का, जैसे यहाँ पे नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम चाहें परम्यूटेशन निकालना, तो हम पाइथन में देखो किस तरह से परम्यूटेशन निकालते हैं। तो पाइथन में ना हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है जिसकी मदद से हम परम्यूटेशन निकाल सकते हैं। जैसे हम इसको टेस्ट करते हैं, इसी को हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं 1 2 3 इनपुट डालूं तो ये मेरे सारे आउटपुट आने चाहिए। ठीक है, और अगर मैं एक्स वाई डालूं तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, एक्स वाई और वाई एक्स। ठीक है, तो इसको अभी हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे है प्रोग्राम टू फाइंड परम्यूटेशन, किसी भी चीज का परम्यूटेशन किस तरह से फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम एक मॉड्यूल लेते हैं फ्रॉम ITR टूल्स। जैसे अभी मैं यही तो बता रही थी मॉड्यूल्स, तो इसका मतलब है एक ITR टूल्स नाम का मॉड्यूल है, इसके अंदर हमारे पास परम्यूटेशन है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करेगा, जितने भी कॉम्बिनेशन है, लेट्स से 1 2 3 मैं लेती हूँ, तो 1 2 3 से जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ये मेरे को रिटर्न कर देगा। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट, मैं चाहती हूँ कि भाई तुम मुझे परम्यूटेशन बताओ। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कौन कौन से नंबर्स हैं, यहाँ पे आप लिस्ट में वो बताओगे कि आपको क्या क्या चाहिए, किस किस का कॉम्बिनेशन चाहिए। मैंने आपको 3 चीजें दी, को 1 का और 3 का परम्यूटेशन बता दो। उसके बाद आप बताओगे कि लेंथ आपको कितनी चाहिए, लेंथ मुझे चाहिए 3। अगर मैं लेंथ 4 करूंगी तो मतलब 1 2 3 1 कोई रिपीटिशन भी होना होगा। अगर मैं बोलूँ 1 2 3 को 4 लेंथ में अरेंज करो, तो इसका मतलब 3 नंबर्स तो ये हैं, तो कोई एक नंबर रिपीट हो रहा होगा, बट यहाँ पे वो नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं चाह रही हूँ 1 2 3 ही आपस में कितने बार अरेंज हो रहे हैं। तो मैंने बोला 1 2 3 को अरेंज करो, और उसकी जो आप अरेंज करोगे उसकी लेंथ 3 होनी चाहिए। जैसे इसकी लेंथ भी 3 है, इसकी लेंथ भी 3 है, इसकी लेंथ भी 3 है, तो यहाँ पर आप लेंथ बताओगे, बस इतना आपको करना है। उसके बाद आप जब रिजल्ट को प्रिंट करोगे तो वो आपको ये सारे कॉम्बिनेशन दे देगा। मुझे अलग अलग लाइन में प्रिंट करने हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक लूप चला सकती हूँ, फॉर आई इन रिजल्ट। ठीक है, और मैं प्रिंट करा सकती हूँ आई को। ठीक है, देखो आ गया, इतने ही कॉम्बिनेशन बन रहे थे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 4, ठीक है, अच्छा हाँ 4 कॉम्बिनेशन, क्योंकि डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स कम है तो ये गलत हो जाएगा, और मैं यहाँ पर भी 4 या मैंने यहाँ पे 9 लिख देती हूँ। ठीक है, तो देखो ये इतने सारे कॉम्बिनेशन बन गए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालने हैं तो ये निकाल सकते हो। और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पूछा जाए तो आप प्रिंट करना टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन पॉसिबल, कितना हो जाएगा ये, रिजल्ट, लेंथ ऑफ रिजल्ट, सॉरी, लेंथ ऑफ रिजल्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन निकालना चाहती हूँ तो इसका जो लेंथ है, एक सेकेंड, अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मान लो लेंथ नहीं चल रहा हमारा, एक काम करते हैं हम इसका ना डेटा टाइप चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। अगर मैं यहाँ पर लिखूं टाइप ऑफ रिजल्ट, ठीक है, हाँ तो ये हमारा ना एक परम्यूटेशन नाम का ऑब्जेक्ट दे रहा है, बट मुझे यहाँ पर लेंथ चाहिए और लेंथ तो चल नहीं पाएगा। मुझे बताओ क्या सॉल्यूशन है, कैसे लेंथ निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखें कि लेंथ आ जाए, कोई बता सकता है। इस केस में मेरे को लेंथ चाहिए कि भाई टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हैं, ये तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आ गए। अब मुझे ये जानना है कि टोटल नंबर कितने, 6 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 है, कितने हैं? बताओ कैसे निकालेंगे। अभी हमने देखा एलियन नहीं चल रहा क्योंकि उसका डेटा टाइप डिफरेंट है, इसलिए उस पर एलियन नहीं चल रहा। बताओ क्या कर सकते हैं।
बहुत इजी सॉल्यूशन है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हम लूप के अंदर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे काउंट, और जितनी बार ये चलेगा उतनी बार हम काउंट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे काउंट को प्रिंट कर लेते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 6, क्योंकि ये टोटल 6 कॉम्बिनेशंस बन गए, 6 परम्यूटेशंस हमारे बन गए, ठीक है। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूंगी, ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है हमारा कि हम यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स भी डाल दें, है ना, मतलब हम कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। तो ये हमारा टोटल, ये पूरा कॉम्बिनेशन बन के आता है। तो इस तरह से आप परम्यूटेशन या फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो हमने मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा, परम्यूटेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब हम समझेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है। और मैं चाहूंगी कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये एक बार आप अटेम्प्ट करो। अब आपको समझ में आ गया कि किस किस तरह से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। नहीं होता तो मैं बताऊंगी। बेसिकली ये बोल रहा है कि हमारे पास, जैसे क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन है, मान लो ग्रीन बॉल 1 है, येलो बॉल 1 है, और रेड बॉल 0 है। मान लो रेड बॉल है ही नहीं, तो आपके पास एक ग्रीन बॉल है और एक येलो बॉल है। तो इसमें अब आप वहां पे नंबर्स ना लेके हम यहाँ पे जी और वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। कोई रेड बॉल नहीं है आपके पास, 3 बॉल्स गिवन है, 3 नंबर ऑफ बॉल्स गिवन है। एक है जी, जी मतलब ग्रीन बॉल 1 है, वाई यानी कि येलो बॉल 1 है, आर इक्वल टू 0 यानी कोई रेड बॉल है ही नहीं। तो इसका मतलब आपके पास 2 ही बॉल है, एक ग्रीन और एक येलो। तो मुझे बताओ ग्रीन और येलो का कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, बोलो। वेरी गुड, तो यही आंसर है, यही निकालना है। तो बन क्या सकता है, एक तो जी वाई बन सकता है और एक वाई जी बन सकता है। और ये टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट कितने हो गए, 2। यही आंसर है। ये क्वेश्चन यही बोल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आपको इस तरह से इसको निकालना है, ठीक है। कि अगर आपके पास ग्रीन बॉल 1 है, वाई बॉल ये है, और अगर मान लो तीनों 1 है, अब बताओ अब क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर ग्रीन भी 1 है, येलो भी 1 है और रेड भी 1 है, तो बताओ अब क्या कॉम्बिनेशन बनेगा इसका। 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। तो इस तरह से ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू आप यूजर से ले लेना, ये जो 1 है 2 है, जो भी वैल्यू है, या तो आप यूजर से ले लेना या आप इसे प्री डिफाइंड कर देना, और फिर इसका कॉम्बिनेशन प्रिंट कर देना। तो हमें यही पूछा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में, कि अगर रेड 1 है या येलो 2 है, तो अब आप किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अगर ये नहीं होता, ठीक है, तो मैं इसको बताऊंगी, बट एक बार मैं चाहूंगी कि आप इसे अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। रेड ग्रीन और ब्लू बॉल्स मतलब जो भी है उनके बेसिस पे हमें कॉम्बिनेशन प्रिंट करना है, कि अगर ग्रीन 1 है येलो 1 है तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो 2 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ग्रीन येलो और येलो ग्रीन। तो इस तरह से हमें कॉम्बिनेशन का नंबर प्रिंट करना है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितना है, ठीक है। सो आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट दिस एटलीस्ट, फिर नहीं होगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है। आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि करना क्या है, बताओ, बोलो, कर लोगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, कर लेना। नहीं होगा तो मैं बताऊंगी कि किस तरह से फिर इसको करना है, ठीक है। और क्वेश्चन यही है कि आपको जितने अरेंजमेंट है वो निकालने हैं, और कितने टोटल नंबर है, 5 है, 6 है, 7 है, वो कितने होंगे वो निकालने हैं। चलो अब हम आगे करते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिजेक्ट्स के बारे में। बच्चों आप सबने रेगुलर एक्सप्रेशन नाम सुना है, पहले नाम सुना है, बस ये बताओ आता है नहीं आता है वो बात की बात है। नाम सुना है रेगुलर एक्सप्रेशन,
अच्छा, किस किस को पता है क्या होता है? आने की बात नहीं है, पता किसको किसको है कि ये होता क्या है, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो हर, हाँ टीओसी में, वेरी गुड। तो जो बच्चे बीसीए एमसीए या बीटेक के हैं तो उन्होंने पढ़ा होगा रेगुलर एक्सप्रेशन टीओसी में होता है, हाँ। लेकिन प्रोग्रामिंग में भी होता है। प्रोग्रामिंग में किसने किसने सुना है रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में? ओके, मैं आपको बताती हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या। जैसे मान लो मैं आपको ये बोलूं कि आपकी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, या आपका जो एक स्ट्रिंग है वो, उसमें एन आ रहा है या नहीं आ रहा, और आ रहा है तो कितनी बार आ रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मान लो आपके पास एक पैराग्राफ गिवन है, ठीक है, आपके पास एक पैराग्राफ है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे लाइंस लिखे हुए हैं। अब आपको सर्च करना है कि एन वर्ड जो है वो आपके पैराग्राफ में है या नहीं। दो क्वेश्चन बन सकते हैं, है या नहीं, और अगर है तो कितनी बार है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? बोलो। अगर ये क्वेश्चन आपको मिले कि एक पैराग्राफ में एन वर्ड यूज हो रहा है या नहीं, और अगर हो रहा है तो कितनी बार हो रहा है, काउंट। ओके, बट बेटा अगर ए एन हुआ ही नहीं, फिर काउंट क्या आ जाएगा? 0। और ये तो काउंट फंक्शन क्या स्ट्रिंग में चल जाएगा? बेसिकली आप क्या करोगे, हाँ अगर हमारे पास प्रीडिफाइंड काउंट फंक्शन है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे, आप लूप चलाओगे, है ना, आप स्प्लिट करोगे और हर वर्ड पे आप लूप चलाओगे, और आप देखोगे कि अगर वो वर्ड एन के बराबर है तो काउंट कर दो। ऐसे ही नहीं करोगे? बोलो। हाँ, यस, एग्जैक्टली। तो पहले आप क्या करोगे, पैराग्राफ में बेटा हमें ए एन देखना था, और आप हमें ना वर्ड के बेसिस पे स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है ओमकार। पहले हमें ना वर्ड बनाना पड़ेगा, तो क्योंकि एन एक वर्ड है तो वो हमें वर्ड में मिलेगा ना, ए एन। अगर आप जो लिख रहे हो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलेगा, मेरे को ए एन, एन सर्च करना है, ठीक है। तो एन तो एक वर्ड ही होगा, तो पहले मैं वर्ड्स को स्प्लिट कर लूंगी। अगर मेरे उसमें मैं इन ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, है ना। इन ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, तो इन से भी मुझे पता चल जाएगा ट्रू है कि फॉल्स है। तो बहुत सारे तरीके हैं ये सॉल्व करने के। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करो मैं बोल रही हूँ कि आप फोन नंबर डालो, ठीक है, और फोन नंबर में आपने डाल दिया ABCD, तो आप वैलिडेट कैसे करोगे कि ये सही फोन नंबर है या नहीं? क्वेश्चन है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है जो कि फोन नंबर एक्सेप्ट करना चाहती है। अब किसी ने फोन नंबर में ABCD डाल दिया, कैसे वेरीफाई करोगे? बोलो, सोचो। अगर आपको बोला जाए एंटर अ फोन नंबर, तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि वो 10 डिजिट का नंबर डालेगा। अगर मान लो किसी ने 15 डिजिट का नंबर डाल दिया, उसको कैसे वेरीफाई करोगे? या अगर किसी ने अल्फाबेट भी डाल दिया, नंबर भी डाल दिया, A 1 2 3, ये कैसे वैलिडेट करोगे? तो ये हो सकता है ऐसे, आपको लूप चलाना पड़ेगा और आपको हर पे देखना पड़ेगा क्या वो डिजिट है। डिजिट के लिए कौन सा फंक्शन होता है स्ट्रिंग में जो चेक करता है कि डिजिट है कि नहीं है? इज डिजिट, वेरी गुड। तो आपको लूप चला के हर एक डिजिट को चेक करना पड़ेगा कि क्या वो डिजिट है, क्या वो डिजिट है, क्या वो डिजिट है। या आप ऑल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप बोलोगे अगर डिजिट है, सारी की सारी डिजिट्स हैं, और अगर लेंथ 10 है तो इसका मतलब वो वैलिड नंबर है, नहीं तो इसका मतलब वो वैलिड ईमेल, सॉरी वो वैलिड फोन नंबर नहीं है। यही करोगे। तो बेसिकली आप स्ट्रिंग के जो ऑपरेशंस हैं, आप सर्चिंग के जो ऑपरेशंस हैं, वो परफॉर्म कर सकते हो, बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आपको लूप चलाना पड़ेगा, आपको इफ चलाना पड़ेगा। तो उसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है रिजेक्ट्स। तो रिजेक्ट्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आपका वर्ड टी से शुरू हो रहा है या नहीं, क्या आपकी स्ट्रिंग में कोई स्पेशल कैरेक्टर है या नहीं है, तो कितने हैं,
ठीक है, क्या आपकी स्ट्रिंग ई पे एंड हो रही है या नहीं, क्या आपकी स्ट्रिंग टी से शुरू हो रही है ई पे एंड हो रही है या नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे हम रिजेक्ट्स का इस्तेमाल करके। तो रिजेक्ट्स जो है वो किस लिए यूज होता है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रही हूँ, इसको भी हटाते हैं हम। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन, तो रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, जैसे स्ट्रिंग हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, वैसे ही अ रिजेक्ट्स और रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, दैट फॉर्म्स अ सर्च पैटर्न, जिसकी मदद से हम एक सर्च पैटर्न बना सकते हैं कि मुझे ये सर्च करके दो, तो वो एक पैटर्न मैं बना सकती हूँ। तो अगर मेरी स्ट्रिंग में वैसा पैटर्न हुआ, पैटर्न मतलब मैं आपको बोलूं, अच्छा सीक्वल एसक्यूएल में सबने ये पढ़ा है लाइक ऑपरेटर, जिसने एसक्यूएल पढ़ा है लाइक ऑपरेटर पढ़ा है, ए से शुरू होना चाहिए एन पे खत्म होना चाहिए, है ना, टोटल इतने डिजिट होने चाहिए, है ना, चेक ही तो कर रहे हो तो आप लाइक ऑपरेटर में, है ना, कि आपके कितने नाम है जो ए से शुरू हो रहे हैं, एक है, दो है, तीन है, कितने हैं, है ना। तो वो सब वैसा ही कुछ काम जो हम लाइक की मदद से करते हैं। लाइक तो बहुत छोटा स्कोप है, बट हम रेगुलर एक्सप्रेशन से उससे भी ज्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हमारे पास ना एक मॉड्यूल होता है आरई, पाइथन के अंदर आरई का मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसका देखो मैं एक सिंपल सा आपको यूज बताती हूँ। जैसे मान लो मुझे ये चेक करना है कि जो मेरी स्ट्रिंग है, पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करके समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ चेक वेदर योर स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ द, मुझे देखना है कि क्या जो मेरी स्ट्रिंग है वो द से शुरू हो रही है या नहीं, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पर मेरी स्ट्रिंग लिखी, तो स्ट्रिंग मान लो मैंने txt नाम के वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा कि भाई स्ट्रिंग है मेरी द लेट्स से द पाइथन क्लास, कुछ कुछ ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता, ये मेरा प्रोग्राम मुझे चेक करके बताएगा कि ये द से शुरू हो रहा है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं लिखूंगी एक रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, आप वेरिएबल, मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम है, ये आप कुछ भी रख सकते हो। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो आप इस तरह से लिखोगे, बिगिन विथ, यहाँ पे ना बस आपको ना ये कैरेक्टर्स का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आप सारा कर लोगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, बस ये है कि कौन से कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे आप ऐसे लिखते थे एसक्यूएल में a%, इसका मतलब है ए से शुरू होना चाहिए और आगे कोई भी कैरेक्टर हो, है ना, जिन लोगों ने एसक्यूएल पढ़ा है। और अगर हम ऐसे लिखते थे %a, इसका मतलब है शुरू में कोई भी कैरेक्टर हो, एंड होना चाहिए ए से। बताओ ये आता है समझ में, एसक्यूएल पढ़ा है ना, हाँ, है ना, %a, इस तरह से हम लिखते थे। तो बस ये वाइल्ड कार्ड होते थे एसक्यूएल में। इस तरह से हमारे पाइथन में भी कुछ वाइल्ड कार्ड होते हैं, ठीक है, जो आप धीरे धीरे करके समझ जाओगे। जैसे पहला है ये कैरेट का सिंबल, ये है हमारा। तो मैंने यहाँ पर एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया, मैंने यहाँ पर लिखा कि कैरेट, कैरेट का मतलब होता है बिगिन विद, यानी ये चेक करेगा क्या मेरी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग द से हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं एक सर्च फंक्शन को यूज करूंगी। अभी तो ये दो वेरिएबल ही है, अभी जब वेरिएबल बनाने से तो कुछ नहीं होगा। तो हम एक रिजल्ट ले लेते हैं कि रिजल्ट क्या है, re.search। सर्च फंक्शन क्या करेगा, सर्च करेगा क्या ऐसा पैटर्न है या नहीं है, ठीक है। तो अब ये सर्च क्या करेगा, सर्च में आपको सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन देना होता है, और फिर आपको ये बताना होता है कि कौन सी स्ट्रिंग में सर्च करना है।
मतलब पहले ही बताओगे क्या सर्च करना है, तो मैं बोल रही हूँ ये सर्च करो कि क्या मेरी जो स्ट्रिंग है वो बिगिन हो रही है द से, ये सर्च करने को मुझे बोल रहा है, ठीक है। तो अगर ये सर्च सक्सेसफुल होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन डाल देती हूँ, इफ आर ई एस का मतलब है अगर इसमें कोई डेटा आया, यानी अगर ये सर्च सक्सेसफुल हुआ, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करा देती हूँ yes rejects matches the string, कि हाँ मैच मुझे मिला है, यानी कि जो आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिल गया है। एल्स मैं बोलूंगी कि नहीं, जो आप ढूंढ रहे हो वो आपको नहीं मिला, नो मैच नॉट फाउंड, ठीक है। अब एक काम करो बच्चे, आप सब ना, क्योंकि मैं इसी कोड में चेंजेस करूंगी, ठीक है, बार बार मैं नया कोड नहीं लिखूंगी क्योंकि मुझे इसी कोड को समझाना है छोटे छोटे चेंजेस करके। तो मैं चाहूंगी कि आप सब कॉपी पेन लेके बैठो और जो जो भी मैं बोल रही हूँ वो साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं इसी कोड में चेंज करने वाली हूँ बार बार, क्योंकि मेरे को माइनर माइनर चेंजेस करने, तो मैं दोबारा से पूरा कोड नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो मैं अभी आपको टाइम दूंगी ये लिखने के लिए। अब हम देखते हैं, तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये सर्च जो है ये सक्सेसफुल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरी जो स्ट्रिंग है वो वाकई में द से शुरू हो रही है। रन करके देखते हैं, तो देखो आ गया यस। बट अगर मैं ये द हटा दूं, मैं ये द हटा दूं और मैं ये द कहीं और डाल दूं, तो ये तो क्या सर्च करेगा, ये सर्च करेगा कि बिगिनिंग में है कि नहीं, तो बिगिनिंग में तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, नो मैच नॉट फाउंड। देखो आ गया, इतना समझ में आया, पहले ये बताओ एवरीवन, प्लीज से क्या करना है, हमें दो वेरिएबल बनाने, एक किसमें सर्च करना है और एक क्या सर्च करना है, ठीक है। तो जो पैटर्न आप लिखोगे वो रिजेक्ट्स के अंदर लिखोगे, और टेक्स्ट क्या है आपका, एक स्ट्रिंग जिसपे आप मैच करना चाहते हो, ठीक है। तो उसमें हमने एक सर्च फंक्शन अप्लाई किया कि सर्च क्या करेगा, ढूंढेगा, इस पैटर्न को इसमें ढूंढने का काम करेगा, अगर मिल जाएगा तो आरईएस में कोई ना कोई डेटा आ जाएगा, मतलब मिल गया, ठीक है। अगर मैं आपको इस आरईएस को प्रिंट करके दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस आरईएस को प्रिंट करूं कि इसमें आ क्या रहा है, और मैं वापस से इसको ड लिख दूं, रन करके दिखाती हूँ, तो देखो ये आ गया, ये इस तरह से एक ऑब्जेक्ट देता है, तो ये बोल रहा है आपको मैच मिल गया है, और कौन सी पोजीशन पे मिला है वो भी बोलेगा, तो 0 से लेके 3 पोजीशन, यानी ये 0 1 2, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको द मिल गया, ये इस तरह से बताता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपका मैच सक्सेसफुल हो जाएगा तो यस आएगा, और अगर नहीं हुआ होगा, यानी अगर मैच नहीं मिला होगा तो एल्स में चले जाएगा, ठीक है। अब ये वापस से प्रिंट कर देते हैं, ठीक। इससे आप, मैं चाह रही हूँ आप लिखो इस प्रोग्राम को, और फिर आप, मैं इसमें चेंजेस करूंगी वो आप साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। लिखो, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, और जब हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है। डन, लिख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा कि अगर मैं, ये तो मैंने बिगिनिंग सर्च करी, अब मुझे अगर सर्च करना है
एंडिंग, कि क्या मेरा स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर पे एंड हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर बस इतना, यहाँ पे ये चेंज करूंगी, द और ये डॉलर का सिंबल, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे जैसे ये क्लास से एंड हो रहा है ना, तो मैंने मान लो यहाँ पे क्लास लिख दिया, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये सर्च करेगा कि आपका जो स्ट्रिंग है क्या वो क्लास पे खत्म हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं, तो हाँ क्लास पे खत्म हो रहा है, तो यस आया। लेकिन अगर क्लास पे खत्म नहीं हो रहा होता, यहाँ पे लिखा इज, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, तो इज पे तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, ये तो सर्च सक्सेसफुल नहीं होगा। तब क्या आ जाएगा, नो मैच नॉट फाउंड। आया समझ में, ठीक है। तो अगर हमारे को एंडिंग देखना है कि मेरी कोई स्ट्रिंग इस पे खत्म हो रही है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे ये वाला सिंबल लगाऊंगी, लिखो इसे। इसीलिए मैं दोबारा दोबारा नहीं लिख रही, क्योंकि माइनर माइनर चेंजेस ही करने हैं, ठीक है। डन, ओके, ठीक है। अब देखो बेटा, अब मान लो कि हमें क्या करना है, हमें ना ये द जो है वो कितनी बार आ रहा है, ऐसा हम जानना चाहेंगे ना। जैसे मान लो ये द पाइथन क्लास, फिर मैंने लिख दिया एक और बार द लिख दिया, फिर मैंने एक और बार द लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा द क्लास इज गुड, कुछ भी लिख दिया मैंने। तो अब मुझे ये जानना है कि जो द है वो आ रहा है कि नहीं। तो आ रहा है वो कैसे पता चलेगा, और कितनी बार आ रहा है वो कैसे पता चलेगा। देखो, अब आप ना ये जानना चाहते हो कि द है या नहीं, आप अब ये नहीं चाहते कि बिगिनिंग से हो कि एंड से हो। मतलब अभी जो हमने दो चीजें पढ़ी, हमने क्या पढ़ा, बिगिन हो रहा है या एंड हो रहा है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको बिगिनिंग और एंडिंग नहीं चेक करना हो, आपको ये देखना हो कि द जो है वो आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग में आ रहा है कि नहीं, चाहे कहीं भी आ रहा हो। ये कंडीशन भी तो हो सकती है ना। एक हो सकता है बिगिनिंग में आ रहा है, एक हो सकता है एंड में आ रहा है, और एक हो सकता है कहीं भी आ रहा है कि नहीं। हो सकता है हम ये भी तो सर्च करना चाह रहे हो कि क्या मेरी स्ट्रिंग में कहीं भी द है या नहीं, ठीक है। तो अगर मैं कहीं भी सर्च करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल द लिख दूंगी। मैं यहाँ पे कोई सिंबल नहीं लगाऊंगी स्टार्टिंग का, ना मैं कोई सिंबल लगाऊंगी एंडिंग का। तो जब मैं कोई स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल नहीं लगा रही, तो ये द को पूरे के पूरी स्ट्रिंग में सर्च करेगा। ये समझ में आया, इतना समझ में आया। अगर आप स्टार्टिंग सिंबल भी नहीं लगा रहे हो और अगर आप एंडिंग सिंबल भी नहीं लगा रहे हो, तो पूरे के पूरी स्ट्रिंग में जहां भी द होगा उसको सर्च करेगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रन करें, तो ये आ गया मैचेस द स्ट्रिंग। बट अभी ये बात आती है, आपको जानना है कि कितनी बार आ रहा है ना। दो बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है, चार बार आ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है फाइंड ऑल। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी, लेट से मैं एक वेरिएबल लेती हूँ एक्स, एक्स इज इक्वल टू आर ई डॉट फाइंड ऑल। इसमें मैं पहले बताऊंगी वही रेगुलर एक्सप्रेशन, और फिर मैं बताऊंगी टेक्स्ट। तो फाइंड ऑल क्या करता है कि जो भी मैच होगा ना, जो भी मैच होगा वो कितनी बार मैच हुआ है वो आपको बता देगा। जैसे अब अगर मैं इस एक्स को प्रिंट कराऊं, ठीक है, और मान लो मैं यहाँ पे द एक और बार लिख दूं, तो द कितनी बार मिला, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तीन बार सर्च हुआ। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे, तो देखो द आगे तीन बार, समझ में आया। तो ये भी बता देगा कि कितनी बार आपको कोई चीज मिल रही है, ठीक है। और अगर आपको नंबर ऑफ टाइम्स देखना है, अगर आपको इसका काउंट देखना है, तो काउंट क्या हो सकता है, लेंथ ऑफ एक्स, सिंपल, कि कितनी बार मिला। अगर आपको ये काउंट करना है, तो काउंट क्या आ गया, 3। बताओ ये समझ में आया, ये वाला पोर्शन समझ में आया। तो अगर आप कोई स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल नहीं लगा रहे हो, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग में सर्च करेगा, जो भी होगा वो बता देगा। अगर आपको यस और नो में आंसर नहीं चाहिए, आपको देखना है कि कितनी बार आ रहा है, कहाँ कहाँ पे कितनी बार आ रहा है, तो आप उस केस में फाइंड ऑल फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। फाइंड ऑल आपको बता देगा कि ये चीज कितनी बार मिली है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तीन बार, और आप उसका काउंट भी प्रिंट करा सकते हो।
इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, अब मान लो मुझे ये चेक करना है कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो डिजिट से शुरू हो रही है कि नहीं। मेरी जो स्ट्रिंग है वो डिजिट से शुरू हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए बेटा हमारे पास ना कुछ मेटा कैरेक्टर्स है। मैं ना यहाँ पे अभी सबके नाम लिख रही हूँ और हम एक एक करके ना उन सबको समझेंगे, ठीक है। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं मेटा कैरेक्टर्स इन रिजिट्स, ठीक है। पहला है हमारा ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। एक एक करके अभी हम इन सबको समझेंगे क्या होता है। दूसरा होता है स्लैश डी। तो स्लैश डी होता है हमारा डिजिट्स के लिए, ठीक है। थर्ड है हमारा डॉट। डॉट होता है एनी सिंगल कैरेक्टर। इन सब के अभी मतलब समझेंगे क्या होता है। फिर है फोर्थ। फोर्थ है हमारा ये जो भी हमने देखा स्टार्ट्स विद, ये स्टार्ट्स विद बताएगा। फिफ्थ है हमारा डॉलर, ये एंड्स विद के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर है हमारा स्टार। स्टार होता है 0 और मोर कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर होता है हमारा प्लस। प्लस का मतलब होता है 1 और मोर कैरेक्टर। फिर होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 और 1 अकरेंस। 0 और 1 अकरेंस, या इसको हम ऑप्शनल भी बोल सकते हैं कि ये कोई कैरेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर इसके बाद हमारा आता है, ठीक है, ये होता है टू स्पेसिफाई लेंथ। टू स्पेसिफाई लेंथ। फिर हमारा है ना 10th, इसका मतलब होता है ईदर और, ठीक है। और आखिरी हमारा है ग्रुप। तो ये हमारे मेन सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये सब है क्या, एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम पहले मेटा कैरेक्टर पे, यानी कि ब्रैकेट्स पे। तो मान लो मुझे ये जानना है कि मेरी कोई स्ट्रिंग वो डिजिट से शुरू हो रही है या नहीं। क्वेश्चन समझ आया? मुझे ये जानना है कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो किसी डिजिट से शुरू होनी चाहिए कि नहीं। तो अब ऐसा है कि आप ऐसा तो नहीं लिखोगे कि स्टार्टिंग विद 0 1 2 3, ऐसे तो नहीं लिखोगे, है ना। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा और ये तो सिंटेक्स भी गलत हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि चेक करो बिगिन होना चाहिए किससे, डिजिट से। तो डिजिट्स को ना हम ग्रुप बना सकते हैं ऐसे। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 0 to 9। डिजिट्स तो 0 to 9 नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि ये चेक करो कि पहला कैरेक्टर क्या 0 से 9 के बीच में है या नहीं। तो चेक करते हैं, आ गया है। बट अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो आंसर क्या आता, नॉट फाउंड। ये समझ में आया? ये समझ में आया? प्लीज बताओ। अगर आप डिजिट से बिगिन कराना चाहते हो तो आप डिजिट 0 1 2 3 4 लिखने के बजाय आप डिजिट की रेंज दे सकते हो। इसके अलावा मुझे अगर ये जानना है कि मेरा जो पहला कैरेक्टर है वो एक कैपिटल लेटर है कि नहीं, होता है ना, जैसे पासवर्ड में होता है ना बिगिन विद कैपिटल लेटर, या किसी किसी जगह होता है ये वैलिडेशन, है ना, कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो मान लो मुझे ये जानना है कि क्या मेरा जो स्ट्रिंग है वो बिगिन हो रहा है या उसका पहला लेटर क्या कैपिटल है। तो जैसे इसमें नहीं है तो आंसर आया नो। बट अगर पहला लेटर कैपिटल होता तो इसका मतलब क्या ये बिगिन हो रहा है कैपिटल ए से जेड के बीच में, यानी क्या ये बिगिन हो रहा है कैपिटल लेटर से। तो क्या आ जाएगा, आया, मैच हो गया।
और अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं, देखो अगर मैं ऐसे लिखूं A to D, इसका मतलब है पहला कैरेक्टर या तो A होना चाहिए या B या C या D, इसके अलावा और कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने A लिख दिया, ठीक है, तो ये चल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर B लिख दिया, ये भी चल जाएगा, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पे T लिख दिया, तो क्या T A से लेके D तक की रेंज में आ रहा है? A से D की रेंज में तो क्या आ रहे हैं? सिर्फ A B C D, 4 ही कैरेक्टर आ रहे हैं। तो क्या अब ये चलेगा? नहीं, तो ये आया 0। बताओ ये समझ में आया रेंज? तो जरूरी नहीं आपको A to Z ही रेंज देनी है। अगर आप A to E रेंज दे दो तो ये बोलेगा क्या कैरेक्टर A से E के बीच में है। प्लीज बताओ ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक नहीं आया तो मैं रिपीट करूंगी। हाँ, तो इस तरह से हम रेंज दे सकते हैं, A to Z, 0 to 9, स्मॉल A to Z, या बीच में से भी कोई रेंज दे सकते हैं। जैसे MNO चाहिए तो M to O, इस तरह की भी आप रेंज दे सकते हो। और मुझे बताओ, अब मेरे को बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं, इसका आउटपुट बताना बच्चों क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? मैंने अब वो बिगिनिंग वाला हटा दिया, अब क्या आउटपुट आएगा इसका? कोई आउटपुट आएगा कि नहीं? बोलो। अब मैंने बिगिनिंग वाला हटा दिया, अब ये क्या करेगा बताओ, क्या आउटपुट देगा? सोचो और बताओ। मैंने बिगिनिंग कैरेक्टर हटा दिया, अब क्या आउटपुट आएगा इसका? A to D के कैरेक्टर्स पूरी स्ट्रिंग में, पूरी स्ट्रिंग में आएगा। जितने B A to D के कैरेक्टर होंगे, अच्छा जितने भी, हाँ जितने भी A to D के कैरेक्टर होंगे वो काउंट करेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करती हूँ तो देखो इसमें द T जो है वो A to D की रेंज में नहीं, तो ये आउटपुट में नहीं आया। H क्या A to D की रेंज में है? नहीं, तो वो भी नहीं आया। सिर्फ वो वाले कैरेक्टर्स आए जो इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर है, ठीक है। तो ऐसे कितने हैं जो A से D के बीच में है? 5, तो इसलिए वो आउटपुट में आ गए, ठीक है। ये होता है हमारा सेट, इसको हम बोलते हैं सेट। ये जो इस तरह से लिखा होता है इसको बोलते हैं सेट। अब हम आते हैं अगले कैरेक्टर पे। अगला कैरेक्टर है हमारा डॉट, ठीक है। डॉट का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। अब जिन्होंने एसक्यूएल पढ़ा है, ठीक है, वो मेरे को बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप लाइक में लिख रहे हो अंडरस्कोर ABC, ये उनके लिए क्वेश्चन है जिन्होंने एसक्यूएल पढ़ा है। अगर आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम वेयर नेम लाइक अंडरस्कोर ABC, तो अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है एसक्यूएल में? जिन्होंने पढ़ा है वो बताओ, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अंडरस्कोर? सिंगल कैरेक्टर, वेरी गुड, सिंगल कैरेक्टर है ना। तो यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर का मतलब है, यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर का मतलब है डॉट। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि आप मैच कराओ कि क्या आपकी जो स्ट्रिंग है वो बिगिन हो रही है, आपकी जो स्ट्रिंग है वो बिगिन हो रही है हेलो से। तो इसका आंसर तो ट्रू ही आएगा, है ना। इसका आंसर तो ट्रू ही आएगा क्योंकि हेलो है और हेलो तो हेलो से बिगिन हो ही रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, तो अब डॉट का मतलब है कि एच
के बाद कोई भी एक कैरेक्टर हो सकता है और उसके बाद LLO होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर E की जगह W भी डाल दूं तो ये मैच हो जाएगा। इसका मतलब है H के बाद कोई भी एक कैरेक्टर हो सकता है और उसके बाद LLO होना चाहिए। तो कोई भी एक कैरेक्टर तो कुछ भी हो सकता है, तो अगर मैं यहाँ पर 9 भी लिख दूं तो 9 भी तो एक कैरेक्टर ही है। तो इस केस में ये भी मैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न क्या बोल रहा है, H होना चाहिए, H के बाद कोई भी एक कैरेक्टर होना चाहिए और उसके बाद होना चाहिए LLO। ठीक है, तो ये मैच हो जाएगा। आया? अब मैं अगर लिखूं, अब मैं अगर ऐसे लिखूं, और मैं यहां पर लिख दिया, बताओ ये मैच होगा? ध्यान से देखो और बताओ क्या ये मैच होगा? क्या ये वाला पैटर्न मैच होगा? यस। क्यों? रीजन? रीजन क्यों मैच होगा? क्योंकि डॉट का मतलब है सिंगल कैरेक्टर, तो इसका मतलब H के बाद 4 कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं। तो इसका मतलब H के बाद 4 कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं। ये मैच होगा? ये मैच होगा? बताओ। अब मैंने यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स डाल दिए, क्या ये मैच होगा? ठीक है, रन करके देखते हैं इसको। आ गया, मैच हो गया। बट अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा, अब मैच होगा? अब मैच होगा? नो। ठीक, चला के देखते हैं। नहीं हुआ। समझ में आ गया? तो डॉट का मतलब है कोई भी एक कैरेक्टर, कोई भी, कुछ भी हो सकता है डॉट की जगह। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है /d, ये /d ना डिजिट्स के लिए है। तो जैसे अभी हमने देखा था ना, अभी जैसे हमने देखा था 0 to 9, ऐसे देखा था हमने, और यहाँ पर क्या था, मान लो 1 ABCD। तो इसका मतलब ये क्या बताएगा, ये ट्रू बताएगा ना अभी। इसका मतलब क्या हुआ कि डिजिट, 1 मिनट, ये आप लोगों ने शायद लिखा नहीं होगा, इसको एक बार लिख लो, इसे फटाफट लिख लो, साथ साथ लिखते जाओ, है ना। लिख लो इसे, फिर मैं इसमें चेंजेस कर रही हूँ। ये वाला जो है ये मैच नहीं होएगा। ओके, डन। चेंजेस कर लूँ मैं? लिख लिया आप सबने? ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं स्टार का मतलब क्या होता है। अच्छा नहीं, पहले हम /d देख रहे थे। /d का मतलब है डिजिट्स। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 4 ABCD और मैं यहाँ पर लिखूँ बिगिन हो रहा है 0 to 9, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे ये चेक करना चाहती हूँ कि क्या मेरा जो स्ट्रिंग है वो बिगिन हो रहा है किसी डिजिट से। तो इस केस में आंसर क्या आएगा कि हाँ हो रहा है। तो इसका ना हमारे पास एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है कि हम डिजिट्स को ना /d से भी रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन में। तो ये और ये इक्विवेलेंट है, चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे मैं ऐसे लिखूं, ये दोनों एक बराबर हैं। ठीक है, आप 0 to 9 को रिप्लेस कर सकते हो /d से। ठीक है, तो अभी भी आउटपुट वही आएगा जो पहले आ रहा था। आया? बताओ, ये समझ में आया? ये वाला समझ में आया /d? जो काम 0 to 9 कर रहा था वो काम अब क्या कर रहा है, d। और देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूं कैपिटल D, तो इसका मतलब है बिगिन होना चाहिए नॉन डिजिट से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ /d का मतलब होता है डिजिट और /D का मतलब होता है नॉन डिजिट। इसका मतलब है कि आपका जो स्ट्रिंग है
वो नॉन डिजिट से शुरू होना चाहिए। नॉन डिजिट मतलब अदर देन 0 to 9, ठीक है। तो अभी इस केस में इसका क्या आंसर आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। लेकिन अगर ये बिगिन हो नॉन डिजिट, नॉन डिजिट क्या हो सकता है, हैश, हैश एक नॉन डिजिट कैरेक्टर है। तो अगर आपका स्ट्रिंग, अगर आप बोलो डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए, है ना, तो आप ये लगा सकते हो। तो इसका मतलब है डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आ गया, और अगर आपको ये वाला सिंटेक्स यूज करना है, इसका मतलब क्या है, डिजिट से शुरू होना चाहिए, बट मान लो आपको जानना है कि डिजिट से शुरू नहीं नहीं होना चाहिए, तो आप ना इसके अंदर, ध्यान से देखना, इसके अंदर ये वाला सिंबल लगाओगे जो बिगिन का सिंबल होता है। यहाँ पे इसका मतलब चेंज हो जाता है। तो जब ब्रैकेट्स के अंदर ये बिगिन वाला सिंबल है ना, इसका मतलब होता है नॉट। दोबारा समझना, जब मैं ब्रैकेट्स के अंदर, जब इस ब्रैकेट के अंदर आप ये वाला सिंबल लगा देते हो, तो उसका मीनिंग हो जाता है नॉट, ठीक है। ये याद रखना, अगर ब्रैकेट्स के अंदर ये वाला सिंबल है, इसका मतलब होता है नॉट। तो ये बोल रहे हैं नॉट 0 to 9, इसका मतलब 0 to 9 नहीं होना चाहिए। अब ये मैच हो जाएगा। आ गया, ये समझ में आया, बताओ प्लीज। अगर आप ब्रैकेट के अंदर नॉट वो लगा देते हो सिंबल बिगिन वाला, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका मतलब हो जाता है नॉट। तो इसका मतलब ये अब चेंज हो गया, इसका मतलब है 0 to 9 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपकी स्ट्रिंग बिगिन हो रही है 0 to 9 से, तो मैच नहीं होगा, और अगर आपकी स्ट्रिंग बिगिन हो रही है उससे जो 0 to 9 नहीं है, तो मैच हो जाएगा। समझ में आया बच्चों यहाँ तक, ठीक है। तो अगर ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग सिंबल है, तो उसका मतलब होता है नॉट। समझ में आया, अगर ब्रैकेट के अंदर कहीं स्टार्ट लिखा है, तो उसका मतलब नॉट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टार। स्टार का मतलब होता है, स्टार का मतलब होता है 0 to more। तो मान लो मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड, ये लिख लिया सबने, एक बार इसे लिख लो जल्दी से। एक मिनट, ये ऐसे था ना, लिख लो इसे। डन, ओके। हाँ, अब देखो, अब स्टार का मतलब क्या होता है। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा ए, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा एक्स, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लगा दिया स्टार, ठीक है। सॉरी, इसको यहाँ लिखते। अब मैं स्टार का मतलब बता रही हूँ क्या होता है। स्टार का मतलब होता है 0 और मोर कैरेक्टर। इसका मतलब है कि अगर मैं ए और एक्स के बीच में कुछ भी नहीं लिखूं, तो भी ये मैच हो जाएगा। कुछ भी नहीं लिखो मतलब ए और एक्स के बीच में 0 कैरेक्टर अगर हुए, तो भी मैच हो जाएगा। अगर ए और एक्स के बीच में एक कैरेक्टर हुआ, तो भी मैच हो जाएगा, तो भी मैच हो जाएगा। अगर ए और एक्स के बीच में 2 कैरेक्टर हुए, तो भी मैच हो जाएगा। बेसिकली ये बोल रहा है कि ए और एक्स के बीच में कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, ये मैच हो जाएगा, ठीक है। ये मैच हो जाएगा। स्टार का मतलब होता है 0 और मोर। 0 मतलब या तो इनके बीच में कुछ भी ना हो, तो भी मैच हो जाएगा, या तो इनके बीच में कोई भी कैरेक्टर कितनी भी बार हो, ये मैच हो जाएगा। समझ में आया। तो स्टार का मतलब होता है 0 और मोर, यानी ए और एक्स के बीच में कितने भी कैरेक्टर कितने भी बार आ सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। जैसे ये ऐसी स्ट्रिंग बन जाएगी बिगिन विद ए,
और एंड विद एक्स, तो ए और एंड के बीच में कोई भी चीज कितनी भी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, आया समझ में स्टार का मतलब? ओके, अमित ये क्या शेयर किया बेटा आपने? ये कौन सी फाइल है अमित? अच्छा, गलती से, ओके ठीक है। हाँ, तो अब देखो, अब हम ना थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, दिस इज अ क्लास। अब कोई आपको बोले कि ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ जो ये चेक करे कि स्ट्रिंग बिगिन होना चाहिए दिस से और एंड होना चाहिए क्लास पे। ट्राई करोगे? बिगिन होना चाहिए दिस से और एंड होना चाहिए क्लास पे। ट्राई करोगे? एक बार ट्राई करो। ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो जो ये मैच करे कि आपकी स्ट्रिंग दिस से शुरू हो रही है और क्लास पे खत्म हो रही है। ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी। हाँ, ये तो ठीक है बेटा, बट इसके बीच के भी तो कैरेक्टर्स हमें जानने हैं ना। बीच वाले कैरेक्टर्स को भी तो हमें एड्रेस करना पड़ेगा। ये तो सही है, आपने बता दिया बिगिन दिस से हो दिस स्टार क्लास। हाँ मेघा, बट इसमें एक प्रॉब्लम है बेटा कि ये दिस क्लास कहीं भी लिखा होगा ना ये मैच हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे है तो भी ये मैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो कहीं भी पूरे में मैच कर लेगा ना। जब आप बिगिनिंग और एंडिंग के सिंबल नहीं देते हो तो ये कहीं भी होगा मैच कर लेगा। नहीं, बट मुझे तो चाहिए बिगिनिंग और उसमें ही मैच करे। मतलब अगर आप बिगिनिंग और एंडिंग का सिंबल नहीं देते तो क्या होता है, कहीं भी मेरी स्ट्रिंग में कहीं भी ये लिखा होगा ये मैच हो जाएगा। तो देखो ऐसे लिखेंगे, बिगिन विथ दिस, ठीक है, एंड्स विथ क्लास। बट इनके बीच में और भी तो कैरेक्टर्स आ सकते हैं। कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं? एक या एक से ज्यादा। तो मैं बोलूंगी कि इनके बीच में कोई भी कैरेक्टर कितनी भी बार आ सकता है। दोबारा समझाऊं? दिस और क्लास ये तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये बिगिनिंग में ढूंढेगा और क्लास एंडिंग में ढूंढेगा। इसके बीच में कोई भी कैरेक्टर मतलब स्टार, सॉरी डॉट। डॉट का मतलब क्या होता है? एनी कैरेक्टर। तो मैं बोल रही हूँ इसके बीच में कोई भी कैरेक्टर कितनी भी बार आ सकता है। हो सकता है इनके बीच में कुछ भी ना आए, या हो सकता है इनके बीच में कोई भी कैरेक्टर कितनी भी बार आए। तो अब अगर हम इसको रन करें तो देखो आ गया, मैच हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऐसे लिखा होता हेलो, ठीक है, तो अब क्या ये मैच होता? नहीं, नहीं यार, समझ में आया? तो अगर आपको चेक करना है बिगिनिंग और एंडिंग दोनों एक साथ, तो इस तरह से करोगे, बिगिन होना चाहिए, एंड होना चाहिए, और उसके बीच में कोई भी कैरेक्टर कितनी भी बार आ सकता है। इसका मतलब ये है, एनी कैरेक्टर कैन अपीयर एनी नंबर ऑफ टाइम। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? डॉट क्यों लगाया? डॉट का मतलब है कोई भी कैरेक्टर, स्टार मतलब कितनी भी बार, ठीक है। डॉट मतलब सिंगल कैरेक्टर, स्टार मतलब कितनी भी बार। तो मैंने कंबाइन कर दिया, कोई भी कैरेक्टर कितनी भी बार रिपीट हो सकता है, ठीक है। स्टार मतलब होता है 0 और मोर, और डॉट मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर। तो एनी कैरेक्टर कैन अपीयर एनी नंबर ऑफ टाइम। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हम आज की क्लास खत्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके ओके, बाय।